नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का जीके मेनिया के यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टोन एज अर्थात पाषाण काल के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किन क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना बन सकती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पाषाण काल अर्थात पत्थरों का समय, तो जब मानव के द्वारा अपनी कई गतिविधियों जैसे शिकार करने और ठहरने के लिए या अपनी सुरक्षा करने के लिए इन पत्थरों का प्रयोग किया गया और इस समय से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा हमें पत्थरों के औजार मिले, तो इस पूरे समय को या ज़्यादातर समय को पाषाण काल की संज्ञा दी गई या पाषाण काल कहा गया। अवधि के आधार पर, समय के आधार पर इस पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है या 3 भागों में या 3 पार्ट में इसे बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक, यानी कि 12,000 वर्ष पहले तक, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व यानी BC। मध्य पाषाण काल अर्थात 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक। तो यहाँ पे वर्ष पूर्व से मतलब आप BC मत समझिएगा, ये अब से पहले का समय दिया हुआ है और डाटा हमारे पास जो चल रहा है वो सन 2000 तक का चल रहा है। तो इसमें 2000 हम माइनस करेंगे तो वो 10,000 ईसा पूर्व निकल करके आएगा। तो मध्य पाषाण काल का समय 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक हम कहेंगे। वहीं नवपाषाण काल जो है उसका समय 8,000 ईसा पूर्व से अब तक, ये ईसा पूर्व में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा पाषाण काल का समय 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक है। वहीं मध्य पाषाण काल का समय 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक और नवपाषाण काल का समय 10,000 वर्ष पूर्व से अब तक है। बात करेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में, तो पूरा पाषाण काल के समय मानव खुले आकाश के नीचे रहता था और यह निर्वस्त्र रहता था तथा इस समय के मानवों के पत्थर के औजार आकार में बड़े तथा कम नुकीले हुआ करते थे। बिना किसी शेप के या उसकी आकृति कोई नहीं होती थी, कोई निश्चित आकार नहीं होता था इनके पत्थरों के औजारों के, और ये बहुत ही कम नुकीले हुआ करते थे। और इस समय मानव जो है वो खुले आकाश के नीचे रहता था, यानी कि इस मानव के द्वारा यानी प्रारंभिक मानव के द्वारा अपने रहने के लिए कोई आवास नहीं बनाया गया और साथ ही साथ जो है कि गुफाओं का भी प्रयोग नहीं किया गया। कभी कभार देखा गया है कि गुफाओं का प्रयोग किया जाता था। इसी पूरा पाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया, उसके सेंटेंस में जब हम बात करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप लास्ट में जाकर के, यानी कि जो उच्च पूरा पाषाण काल आता है, यानी लास्ट पूरा पाषाण काल का लास्ट समय, उस समय मानव के द्वारा गुफाओं में शरण लेना प्रारंभ कर दिया गया था। यदि हम प्रारंभिक चरण की बात करते हैं, प्रारंभिक स्टेप की बात करते हैं मानवों के, तो पूरा पाषाण काल के प्रारंभिक चरण में ये मानव खुले आकाश के नीचे रहते थे और ये निर्वस्त्र रहते थे। मौसम आदि से सुरक्षा करने के लिए कभी कभार इनके द्वारा जो है पेड़ों के जो खो होते थे, यानी जो खाली पेड़ होते थे, उनमें ये छिप करके शरण लेकर के अपनी सुरक्षा करते थे। और मानव जीवन की सर्वाधिक घटनाएं यानी कि लगभग 99% घटनाएं इसी समय यानी पूरा पाषाण काल के ही दौरान घटी हुई है। इस वजह से यह मानवीय प्रक्रिया का सर्वाधिक लंबा समय है। सीटेट में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि पाषाण काल का सबसे लंबा समय कौन सा है, तो पाषाण काल का सबसे लंबा समय हो जाएगा आपका पूरा पाषाण काल। आगे हम बात करें तो समय के आधार पर इस पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है, 3 पार्ट में इसे डिवाइड किया जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल कहा गया, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो समय के आधार पर इस पूरा पाषाण काल को, जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में चर्चा किया कि मानव जीवन की सर्वाधिक घटनाएं अर्थात 99% घटनाएं इसी समय घटी हैं। इस वजह से यह सर्वाधिक लंबा समय है पाषाण काल का। और
इसे 3 भाग में बांट करके हम देखते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करके देखा जाता है। यानी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। इसी पूरा पाषाण काल के ही दौरान मानवों के द्वारा अपने मृतकों को कब्र में दफनाना भी प्रारंभ कर दिया गया। कब्र में दफनाना इन्होंने पूरा पाषाण काल के ही दौरान इन प्रारंभिक मानवों ने अपने मृतक व्यक्तियों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया था। और पूरा पाषाण काल के ही दौरान इन्हें आग के बारे में जानकारी हुई। यहाँ पे ध्यान देंगे कि आग के बारे में इनको जानकारी हुई, लेकिन इनके द्वारा आग का सर्वाधिक प्रयोग नहीं किया गया था। तो पूरा पाषाण काल के ही दौरान मानवों को आग के बारे में जानकारी हुई या जानकारी हो चुकी थी। क्योंकि कुरनूल गुफा जो कि दक्षिण भारत में पड़ता है से हमें राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं या राख मिले हैं। दक्षिण भारत में एक गुफा है जो प्लेस का नाम है कुरनूल, तो वहाँ से गुफा प्राप्त हुई जिसे कुरनूल गुफा कहा गया। तो उस गुफा में हमें राख के अवशेष मिले हैं, जो प्रमाणित करता है कि पूरा पाषाण काल के ही दौरान मानव को आग के बारे में जानकारी हो चुकी थी। ये अलग बात है कि उनके द्वारा इस आग का समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा था। हुस्गी एक पूरा पाषाणिक स्थल है जहाँ से पत्थर के औजार बनाने के प्रमाण मिले हैं, और ये पत्थर के औजार अधिकांशतया चूना पत्थर से बनाए जाते थे। यानी कि पूरा पाषाण काल के दौरान, या यूँ कहे पाषाण काल के जो सबसे लंबा अवधि है, सबसे लंबा समय पूरा पाषाण काल है, उस समय मानव के द्वारा जो पत्थर के औजार बनाए गए उसके लिए इनके द्वारा अधिकांश रूप से चूना पत्थर का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। क्योंकि हुस्गी जो प्लेस है, पूरा पाषाणिक स्थल है, यहाँ से चूना पत्थर के औजार हमें बनाने के प्रमाण मिले हैं। आगे बात करते हैं। इसी समय मानव ने गुफा आदि में रहना भी प्रारंभ कर दिया था, जैसा हमने पहले ही बताया। तो ये हम लास्ट समय में देखते हैं, यानी कि लगभग मान के चल सकते हैं कि 12,000 साल पहले या उससे थोड़ा पहले समय से, यानी कि ये हम इसको कह सकते हैं उच्च पूरा पाषाण काल। उच्च पूरा पाषाण काल के दौरान अब मानव के द्वारा, और हमने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में ये चर्चा भी किया था कि मानव में बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि मानव में बसने की प्रक्रिया का प्रारंभ लगभग 10,000 ईसा पूर्व होता है। वो प्रारंभ है, न कि वो अपना मकान बना करके रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसी समय मानव ने गुफा आदि में रहना भी प्रारंभ कर दिया। कैसे पता चलता है इसके बारे में कि गुफा आदि में रहना प्रारंभ कर दिया? इस प्रकार से, यह वहाँ अक्सर चित्र बना दिया करते थे। जो मानव यानी प्रारंभिक मानव जिन गुफाओं में रहना स्टार्ट किया या जिन गुफाओं में शरण लेता था, रहता था, अक्सर इनके द्वारा उन गुफाओं पर चित्र बना दिया जाता था, जिसकी वजह से इन्हें शैल चित्रकारी के बारे में जानकारी भी प्राप्त होती है, या इसी वजह से कहा गया कि इन प्रारंभिक मानवों को शैल चित्रकारी के बारे में जानकारी थी, या इन्हें शैल चित्रकारी की जानकारी हुई। इसका उदाहरण हमें मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है। इसमें यदि प्लेस की हम स्थल की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका नामक स्थल पड़ता है, जहाँ से शैल चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। वहीं दक्षिणी उत्तर प्रदेश में अहरौरा नामक पूरा स्थल है, जहाँ से हमें भित्ति चित्र यानी कि ये शैल चित्रकारी के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इस समय इन प्रारंभिक मानवों के द्वारा केवल शैल चित्रकारी ही बनाई जाती थी। उन चित्रकारियों में रंगों का प्रयोग इनके द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि रंगों का प्रयोग हम नियोलिथिक एज में देखते हैं, यानी कि नवपाषाण काल में देखते हैं। इस पूरा पाषाण काल के ही दौरान मानव को शुतुरमुर्ग के बारे में जानकारी हुई, या भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे या शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। जैसे महाराष्ट्र स्थित पटने से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिनके छिलके से या जिनसे मनके भी बनाए जाते थे। ठीक है, मनके मतलब बीड्स यानी आर्टिफिशियल मोती कह सकते हैं।
इससे क्या होता था कि मनके बनाए जाते थे जिसका प्रयोग आभूषण के तौर पर किया जाता रहा होगा। या सिंधु सभ्यता, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा या टॉपिक आएगा सिंधु सभ्यता या फिर प्रारंभिक नगर जो है या आरंभिक नगर, तो उसमें हम देखते हैं कि इस मनके का प्रयोग जो है आभूषण के तौर पर किया जाता। तो ये पाषाण काल के सेंटेंस में भी हम कह सकते हैं कि इन मनकों का प्रयोग आभूषण के तौर पर ही किया जाता रहा होगा। तो भारत में पूरा पाषाण काल के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के पटने नामक क्षेत्र से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं, जिनसे या जिनके छिलके से मनके बनाए जाते थे। आगे हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, जो कि समय है इसका 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व तक, यानी 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक। तो पर्यावरण में बदलाव होने के कारण इसे मेसोलिथ या मेसोलिथ अर्थात मध्य पाषाण युग कहा गया। थोड़ा अलग से चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो जैसे पूरा पाषाण काल के समय हमने देखा कि मानव खुले आकाश के नीचे रहता था और उसके द्वारा जो है वस्त्रों का प्रयोग नहीं किया जाता था, यानी वो निर्वस्त्र रहता था, और उसके द्वारा जानवरों का शिकार और खाने की चीज़ों का संग्रह किया जाता था। पहले वीडियो में इसके बारे में भी चर्चा हुई है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि उस समय एटमॉस्फेयर जो था, वो वातावरण जो था, इनके अनुकूल था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि समय बीतने के बाद जैसी परिस्थिति, जैसा वातावरण पहले रहा होगा, यानी 20 लाख वर्ष पूर्व रहा होगा, वैसा ही वातावरण हमें 10,000 ईसा पूर्व में भी देखने को मिलेगा। तो एक लंबी अवधि के दौरान क्या होता है कि वातावरण में परिवर्तन हो जाता है या पर्यावरणीय बदलाव होता है। तो इसी पर्यावरण के बदलाव की वजह से या पर्यावरणीय बदलाव की वजह से इस समय को मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहा गया। अब जो पर्यावरण में बदलाव हुआ, इसकी वजह से पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास होता है। आगे हम चर्चा करें अगले पॉइंट के बारे में। तो इस समय के पत्थर के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा आकार में छोटे और ज़्यादा नुकीले हुआ करते थे, और आकार में छोटे होने के कारण इन औजारों को माइक्रोलिथ अर्थात लघु पाषाण कहा गया। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल की अपेक्षा मध्य पाषाण काल के पत्थरों के औजार आकार में तो छोटे हुआ ही करते थे, साथ ही साथ ये ज़्यादा नुकीले भी होते थे, और छोटा होने के कारण इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि मध्य पाषाण कहा गया, यानी कि छोटे पत्थर के औजार कहा गया। और इन पत्थरों के औजारों में लकड़ी या हड्डी के हत्थे भी लगे होते थे। इन पत्थर के औजारों में लकड़ी या हड्डियों के हत्थे या मुट्ठे भी लगे होते थे पकड़ने के लिए, यानी हैंडल का प्रयोग किया जाता था। पर्यावरण में बदलाव के कारण पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। कहने का मतलब ये है कि मान लो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है, तो उस समय बहुत सारे बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो सकते हैं। उनको उसके हिसाब से टेम्परेचर चाहिए और नमी उसी हिसाब से होनी चाहिए। यदि ज़्यादा नमी हो रही है तो या तो वो सड़ जाएगा या फिर वो उसी स्थिति में बना रहेगा। ठीक है। तो पर्यावरण में बदलाव होता है जिसकी वजह से पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। जैसे हम बात करते हैं कि ओजोन परत का छिद्र जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे धरती का तापमान जो है वो पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गया है। तो बहुत सारी बीमारियां और साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। इसी तरीके से जो पर्यावरण में बदलाव हुआ उसकी वजह से पृथ्वी की उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। कैसे कि जो उर्वरक शक्तियाँ नमी या ज़्यादा ठंड की वजह से दबी हुई थी, वो पर्यावरण में बदलाव होने के कारण उनका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा होगा, जिसकी वजह से उनकी उर्वरक शक्ति का विकास हुआ। और कई इलाकों में गेहूं और धान जैसे अनाज, खाने वाले अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे, जिनका इन लोगों के द्वारा या इन प्रारंभिक मानवों के द्वारा क्या किया गया,
संग्रह किया गया, इस प्रकार से मानव क्या बना, संग्राहक बना। अब ये हम पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में अंतर देख सकते हैं कि पूरा पाषाण काल के दौरान मानव, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था और मध्य पाषाण काल में क्या हो जाता है, वो संग्राहक हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब पूरा पाषाण काल में मानव के द्वारा, प्रारंभिक मानव के द्वारा खाने के लिए जड़, फल, फूल आदि का प्रयोग किया जाता था या उसको इकट्ठा करके वो खाते थे। लेकिन इस समय खाने की फसल की हम बात कर रहे हैं, जैसे गेहूं हो गया, धान हो गया, ऐसी खाद्यान्न फसलें स्वयं से उगनी प्रारंभ होती है जिसका मानव के द्वारा खाने के लिए संग्रह किया गया, जिसकी वजह से वह संग्राहक बना। आगे हम बात करते हैं तो इन खाने की अनाजों का मानव ने जानवरों से सुरक्षा भी किया। जैसे ऐसे जानवर या ऐसे मवेशी जो इन फसलों को बर्बाद कर सकते थे, जो मानव के द्वारा उगाया तो नहीं गया है, जो स्वयं प्राकृतिक रूप से उगे हैं, लेकिन ये यूज़फुल है उन प्रारंभिक मानवों के खाने के लिए, तो उन्हें इसके बारे में जानकारी हो गई कि इन फसलों को हम खा सकते हैं, इन अनाजों को हम खा सकते हैं। तो अब जंगली पशुओं से जो उन फसलों को बर्बाद कर सकते थे, इन्होंने क्या किया, इन जानवरों से अपने फसलों की सुरक्षा करनी भी प्रारंभ की, जिसकी वजह से उनमें कृषक की प्रवृत्ति आती है, अर्थात इसी समय मानव क्या बन जाता है, कृषक बन जाता है। एक बात मैं बता दूं आपको कि कृषक की प्रवृत्ति केवल फसलों को उगाना ही नहीं होता है, बल्कि उसकी सुरक्षा करना होता है। पहले किसान के द्वारा या किसान का बच्चा होता है तो वो अपने फसलों की सुरक्षा ही सीखता है, न कि उत्पादन सीखता है। पहले सुरक्षा सीखेगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन करना प्रारंभ करता है। तो जिन जंगली जानवरों से मानवों के द्वारा अपने फसलों की सुरक्षा की गई, तो इस प्रवृत्ति के कारण उन्हें कृषक कहा गया या उनमें कृषक की प्रवृत्ति आई, अर्थात इसी समय मानव क्या बनता है, कृषक बन जाता है या कृषक बना। आगे बात करते हैं, इसी समय मानव के द्वारा अब उन जानवरों को जिनको ये पाल सकते थे, पालतू बनाना भी प्रारंभ कर दिया गया। इन्होंने जानवरों को पालतू बनाना भी प्रारंभ किया। इससे मध्य पाषाण काल के समय ही मानव पशुपालक भी बना और मानव का पहला पालतू पशु कौन था, कुत्ता, यानी डॉग। डॉग मानव के द्वारा पाला गया पहला पशु था। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल के समय हमने मेन चीज पे क्या बात की, तो इस समय पर्यावरण में बदलाव होने के कारण इसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहा गया। पत्थरों के औजार छोटे होते थे, जिसके कारण से इसे माइक्रोलिथ यानी कि छोटे या लघु पाषाण कहा गया। और इन पत्थर के औजारों में लकड़ी या हड्डी के मुट्ठे या हत्थे भी लगे होते थे। इसी समय यानी कि मध्य पाषाण काल के ही समय मानव के द्वारा खाने की चीज़ों का, खाने की अनाजों का, जैसे धान, गेहूं का संग्रह किया गया, जिससे उसमें संग्राहक की प्रवृत्ति आई, यानी कि आखेटक खाद्य संग्राहक से वो संग्राहक बना। और फसलों की सुरक्षा जानवरों से इसके द्वारा की जा रही है, जिसकी वजह से वह कृषक बना। और इसी समय मानव के द्वारा पशुओं को भी पालना प्रारंभ किया गया। इस प्रकार से वह यानी मध्य पाषाण काल में ही मानव पशुपालक बना और इसका पहला पालतू पशु कुत्ता यानी डॉग है। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल की, जो 10,000 वर्ष पूर्व से अब तक यानी कि 8,000 ईसा पूर्व से अब तक का समय है। मानव ने जब से भली भांति खेती करना, ये ध्यान देने वाली बात है, खेती करना प्रारंभ कर दिया, वहीं से इस युग का प्रारंभ मान लिया जाता है या माना जाता है, जिसके कारण वह संग्राहक से क्या बन जाता है, उत्पादक बन जाता है। हमने पहले कहा था कि मध्य पाषाण काल के समय इन मानवों के द्वारा खाने की अनाजों का क्या किया जा रहा है, संग्रह किया जा रहा है, उत्पादित इनके द्वारा उत्पादन इसका नहीं किया जा रहा है। तो 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व यानी कि 12,000 वर्ष पहले से 10,000 वर्ष पहले तक के समय में, यानी कि 2,000 वर्ष का जो अंतराल आ रहा है, इसके समय में मानव प्रारंभिक समय में क्या करता है, प्रारंभिक समय में खाने की चीज़ों का संग्रह यानी कि अनाजों का संग्रह कर रहा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो किस तरीके से इन खाने की फसलों को, अनाजों को उगा सकता है, इसके बारे में जानकारी हुई। फिर मध्य पाषाण काल के अंतिम समय में या अंत तक इन्हें भली भांति जानकारी हो गई,
भली भांति जानकारी हो गई कि हम गेहूं या धान को किस तरीके से उगा सकते हैं। वहीं से नवपाषाण काल, जब इन्हें भली भांति जानकारी हो गई कि हाँ हम इस तरीके से किसी फसल को उगा सकते हैं, वहीं से फिर नवपाषाण काल का प्रारंभ मान लिया जाता है। और इस प्रकार से अब मानव खाने की चीज़ों का संग्रह न करके यानी कि संग्राहक न हो करके उत्पादक बन जाता है, यानी कि प्रोडक्टर बन जाता है, यानी कि उसके द्वारा फसलों को उगाना प्रारंभ कर दिया गया। और इसी नवपाषाण काल के समय मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई, यानी कि अब उसके द्वारा अपने लिए स्थायी घर बनाने प्रारंभ कर दिए गए, यानी कि स्थायी निवास बना करके उसमें रहना प्रारंभ कर दिया गया। जैसे बुर्ज होम और गुफ कराल, जो कि दोनों कहाँ हैं, जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, से कई गर्तवास अर्थात गड्ढा घर प्राप्त हुए हैं, जो जिसे हम अंडरग्राउंड बेसमेंट या अंडरग्राउंड पार्ट बिल्डिंग का कहते हैं। तो ऐसे गड्ढा घर यानी कि कुछ हिस्से जमीन के नीचे और कुछ जमीन के ऊपर बनाने प्रारंभ कर दिए गए। ठीक है, जो कि इसका एग्जाम्पल कहाँ से मिला हमें, बुर्ज होम और गुफ कराल, जो कि दोनों जम्मू कश्मीर के पुरा स्थल हैं या जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं। यहाँ से हमें कई गड्ढा घर यानी कि गर्तवास प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि नवपाषाण काल के समय मनुष्य के अंदर या मानव के अंदर स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई। और साथ ही साथ कई बर्तनों के भी प्रमाण हमें यहाँ से मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं। आगे बात करें तो इसी प्रकार मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान का स्थल है, हमें चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। यानी नवपाषाण काल के समय मानव के अंदर स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई, क्योंकि बुर्ज होम और गुफ कराल जो कि जम्मू कश्मीर में है, यहाँ से हमें कई गड्ढा घर यानी कि गर्तवास प्राप्त हुए हैं। वहीं मेहरगढ़ से हमें चौकोर और आयताकार घरों के प्रमाण या अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि नवपाषाण काल के समय मानव के अंदर स्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई, यानी कि वो अपने लिए घर बना करके वहाँ पे रहना प्रारंभ कर चुका था। और इसी समय मनुष्य को पहिए के बारे में भी जानकारी हुई और इनके द्वारा बर्तनों पर नक्काशी तथा चित्रकारी में रंगों का प्रयोग किया गया या रंगों का प्रयोग किया जाना प्रारंभ कर दिया गया। हमने बताया था कि पूरा पाषाण काल के बारे में चर्चा किया था, तो इस समय इन्हें क्या हुआ था, शैल चित्रकारी के बारे में जानकारी हुई थी। और पूरा पाषाण काल के समय शैल चित्रकारी में रंगों का प्रयोग नहीं किया जा रहा था, लेकिन नवपाषाण काल के समय इन मानवों के द्वारा अब चित्रकारी में क्या किया जाने लगा, रंगों का प्रयोग किया जाने लगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस समय के दफनाने के तरीके से इनकी धार्मिक विश्वास का पता चलता है, क्योंकि अब मृतकों के साथ साथ कुछ चीज़ें भी दफनाई जाने लगी। पहले पूरा पाषाण काल के समय चर्चा किया हमने कि पूरा पाषाण काल के ही दौरान जो प्रारंभिक मानव थे उन्हें कब्र के बारे में जानकारी हुई या उन्होंने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया। लेकिन अब नवपाषाण काल के समय एक नई प्रथा हमें देखने को मिलती है, नया सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है इनके धार्मिक आस्था का या धार्मिक विश्वास का पता चलता है। क्योंकि अब मृतक व्यक्ति के साथ साथ कुछ वस्तुएं भी, उनकी प्रिय वस्तुएं दफनाई जाने लगी, जिसका प्रयोग बाद में यानी कि जो व्यक्ति मर गया है इन वस्तुओं का प्रयोग उस मरने वाले व्यक्ति के द्वारा दूसरे लोक या परलोक में किया जाएगा, ऐसा इनका विश्वास था। इसी को हमने क्या कहा, धार्मिक विश्वास का पता चलता है। अब ये कहाँ तक सही है, प्रयोग किया जा रहा है या प्रयोग करता है व्यक्ति या नहीं करता है मरने के बाद, ये किसी को पता तो नहीं है। लेकिन इस प्रक्रिया से यानी कि जो मृतक व्यक्ति के साथ दफनाने की वस्तुओं को दफनाने की परंपरा है, इससे उनके धार्मिक विश्वास का पता चलता है। आगे बात करते हैं कि मेहरगढ़ जो स्थल है, मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान से प्राप्त कब्र में मृतक के साथ साथ एक बकरी के दफनाने के भी प्रमाण हमें प्राप्त हुए हैं, यानी कि बकरी को भी दफनाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेहरगढ़ से एक कब्र मिला है, यानी पाकिस्तान का मेहरगढ़ इलाके से एक हमें कब्र मिला है, जिसमें मृतक व्यक्ति के साथ साथ बकरी के भी अस्थियां बरामद हुई हैं। ये यहाँ पे अनुमान हम लगा सकते हैं कि मरने के पश्चात
इस बकरी का दूसरे लोक में खाने के तौर पर इस व्यक्ति के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ऐसा धार्मिक विश्वास या धार्मिक आस्था पाषाण काल के समय के लोगों की हमें दिखलाई पड़ती है, यानी कि नव पाषाण काल के समय के लोगों की दिखलाई पड़ती है। अब एक स्थल के बारे में बात करेंगे, पूरा स्थल के बारे में, जो कि कौन सा है, दाउजली हेडिंग। यह पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में पहाड़ी पर जो चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता है। ठीक है, यह पूरा स्थल कहाँ स्थित है, ब्रह्मपुत्र की घाटी में पहाड़ी पर है, जो चीन और म्यांमार, यानी कि चीन और म्यांमार की ओर जाने वाला जो रास्ता है उसमें ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है उस घाटी के क्षेत्र में या उस घाटी में बसा हुआ यह स्थल दाउजली हेडिंग है। और यहाँ दाउजली हेडिंग से हमें खरल और मूसल, यानी कि जिसे हम खलबट्टा कह सकते हैं, खरल और मूसल जैसे पत्थर के उपकरण, इसके अलावा जेडाइट पत्थर और काष्ठास्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये अब काष्ठास्म के बारे में चर्चा करें कि होता क्या है। तो काष्ठास्म एक ऐसा लकड़ी होता है जिससे किसी वस्तु का निर्माण कर दिया जाए, किसी चीज़ का निर्माण कर दिया जाए, फिर यह धीरे धीरे सूख करके एकदम पत्थर की तरह हो जाता है, तो इस लकड़ी को ही काष्ठास्म कहा गया है। तो आज हम लोगों ने कुछ मेन चीज़ों के बारे में चर्चा की, जैसे पाषाण काल के समय के बारे में। इसे 3 पार्ट में फिर से एक बार इसे थोड़ा रूप में चर्चा कर लेते हैं। तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के ही दौरान जो मानव था उसे आग के बारे में जानकारी होती है। इसके पहले चर्चा करें तो पूरा पाषाण काल जो है वो पाषाण काल का सबसे लंबा समय है, जो कि 99% लगभग मानव प्रक्रिया की या पाषाण काल की 99% घटनाएं पूरा पाषाण काल के ही दौरान घटी। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के ही दौरान मानव ने अपने मृतकों को कब्र में दफनाया, लेकिन नव पाषाण काल के समय मानव ने मृतक व्यक्तियों के साथ साथ कुछ वस्तुएं भी दफनानी प्रारंभ की। पूरा पाषाण काल के दौरान मानव को आग के बारे में जानकारी हो चुकी थी। कुरनूल, क्योंकि कुरनूल गुफा जो दक्षिण भारत से हमें राख के अवशेष मिले हैं, वहीं हुसगी से हमें पत्थर के औजार बनाने के प्रमाण मिले हैं। और पाषाण काल के दौरान जो मानव के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा चूना पत्थर का प्रयोग, यानी पूरा पाषाण काल के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता था पत्थर के औजार बनाने के लिए, क्योंकि हुसगी से पत्थर के औजार बनाने का प्रमाण मिला है। और पूरा पाषाण काल के ही दौरान मानव गुफाओं में रहना प्रारंभ कर देता है और इसे शैल चित्रकारी के बारे में जानकारी होती है। शैल चित्रकारी का प्रमाण हमें या शैल चित्रकारी का उदाहरण हमें मध्य प्रदेश के भीमबेटका से और दक्षिणी उत्तर प्रदेश के अहरौरा, जो कि मिर्ज़ापुर में पड़ता है, से प्राप्त हुआ है या मिला है। पूरा पाषाण काल के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग भी पाए जाते थे, क्योंकि महाराष्ट्र के पट्टे नामक क्षेत्र से इसके अंडों के अवशेष मिले हैं। बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल को मेसोलिथ यानी पर्यावरण में बदलाव होने के कारण इसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहा गया। मध्य पाषाण काल के समय के पत्थर के औजार पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे होते थे, जिसके कारण इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया, यानी कि लघु पाषाण कहा गया। और मध्य पाषाण काल के जो पत्थर के औजार होते थे उनमें लकड़ी या हड्डी के मुट्ठे या हत्थे भी लगाए जाते थे, यानी कि हैंडल भी लगाया जाता था। मध्य पाषाण काल के समय मानव संग्राहक बनता है, क्योंकि इसके द्वारा खाने की अनाजों का, जैसे गेहूं और चावल का संग्रह किया गया, जो कि स्वयं से प्राकृतिक रूप से उगी थी। लेकिन नवपाषाण काल के सेंटेंस में हम इसको बात करते हैं, तो नवपाषाण काल के समय मानव के द्वारा खाने की चीज़ों का अब उत्पादन किया जाने लगता है, जिसकी वजह से वह उत्पादक कहलाता है। और मध्य पाषाण काल के ही समय मानव के अंदर कृषक की प्रवृत्ति आई और इसी समय वह पशुपालक भी बना और मानव का पहला पालतू पशु डॉग यानी कुत्ता है। नवपाषाण काल की बात करते हैं तो इस समय मानव को भली भांति खेती करना आ गया और उसमें स्थायी निवास की भी प्रवृत्ति आ जाती है। तो भली भांति खेती करने की वजह से वह संग्राहक से उत्पादक बन जाता है। यानी पूरा पाषाण काल के दौरान मानव क्या था? आखेटक खाद्य संग्राहक। मध्य पाषाण काल के समय वह संग्राहक बना और कृषक बना और
नवपाषाण काल के समय वह मानव क्या बनता है, उत्पादक बनता है। और नवपाषाण काल के ही समय इनमें स्थायी निवास की प्रवृत्ति आती है। बुर्जहोम और गुफकराल से कई गड्ढा घर यानी गर्तवास, वहीं मेहरगढ़ से चौकोर और आयताकार घरों के प्रमाण मिले। इसी समय यानी नवपाषाण काल के ही समय मानव के द्वारा बर्तनों पर नक्काशी का प्रयोग किया गया। साथ ही साथ अब चित्रों में रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा इसके द्वारा। और नवपाषाण काल के कब्र से या नवपाषाण काल के समय जो मृतकों को दफनाने के तरीके से उनके धार्मिक विश्वास का पता चलता है, क्योंकि अब मृतक के साथ साथ बहुत सारी वस्तुएं भी दफनाई जाने लगी। क्योंकि मेहरगढ़ अर्थात पाकिस्तान से प्राप्त एक कब्र में मृतक व्यक्ति के साथ साथ बकरी के भी अस्थियां प्राप्त हुई हैं, यानी बकरी को भी दफनाया गया था। दार्जिलिंग हेडिंग चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में पड़ता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में बसा हुआ क्षेत्र है। और यहाँ से खरल मूसल, जेडाइट पत्थर और काष्ठास्म प्राप्त हुए हैं। काष्ठास्म हमने बताया कि एक ऐसा लकड़ी जिसको काटने के बाद और कोई चीज़ निर्माण करने के बाद वह धीरे धीरे सूख करके पत्थर की तरह हो जाए, उससे काष्ठास्म कहा गया। आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।